everyone, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in this channel। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर दुख का अधिकार। अब हिंदी का गद्य खंड का ये पहला चैप्टर है। चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं, यानी कि जो भी आप कपड़ा पहनते हो उससे आपको कैटेगराइज कर दिया जाता है। मतलब आप अमीर हो या आप गरीब हो, अलग अलग श्रेणियों में इंसान को बांट दिया जाता है। आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, आपने सूट बूट पहन रखा है तो लोग आपको रईस समझते हैं। वहीं अगर आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, बहुत मैले कुचाले गंदे कपड़े पहन रखे हैं, तो आपको क्या समझा जाता है? भाई गरीब समझा जाता है। तो मनुष्य की जो पोशाक होती है, मनुष्य का जो कपड़ा होता है, वो उसे विभिन्न श्रेणियों में बांट देता है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यानी कि आपके जो कपड़े हैं, आपका जो कपड़े पहनने का ढंग है, वही जो है आपका अधिकार, मतलब आपका कितना समाज में अधिकार है। जैसे अधिकार को समझ लेते हैं पहले। देखो, तुम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ। अब अगर तुमने बहुत अच्छा सूट बूट पहन रखा है, आपने बहुत प्यारी सी साड़ी पहन रखी है, आपने रईसों वाले कपड़े पहन रखे हैं, तो आपको अंदर जाने का अधिकार मिल जाएगा। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। वहीं पर बच्चों, अगर आपको मतलब कोई इंसान है, उसने बहुत ही फटे कुचले मैले कुचले कपड़े पहन रखे हैं, यानी कि समझ लो कोई बिल्कुल लेबर क्लास आदमी है या फिर कोई बागर है, भिखारी है, और उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, तो क्या उसको अंदर जाने का अधिकार मिलेगा? नहीं। तो वही बात करें कि प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। दर्जा क्या होता है? पहले दर्जे को भी समझ लो कि भाई तुम ऊंचे दर्जे के आदमी हो या तुम नीचे दर्जे के आदमी हो। इस तरीके से किस कैटेगरी में तुम आते हो, किस श्रेणी में तुम आते हो, राइट? वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। आपके जो पोशाक है, आपके जो कपड़े पहनने का तरीका है, वो आपके लिए बहुत सारे बंद दरवाजे खोल देती है। यानी कि मैंने जैसे रेस्टोरेंट वाला ही एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही समाज में अलग अलग जगह आपको सम्मान करके अंदर बुलाया। जैसे मॉल में जाओ, देखो अब मॉल में जाओगे, तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे, कोई तुमको कुछ भी बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। तुम आराम से अंदर जाओ, घूमो फिरो। लेकिन वहीं पर एक भिखारी आदमी अगर मॉल में जाना चाहे तो दरबानी उसको वहीं पर ही रोक देगा, उसके लिए दरवाजे बंद कर देगा। तो वह पोशाक जो होती है वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणी की अनुभूति को समझना चाहते हैं। पर देखो, कई बार क्या होता है, वो कह रहे हैं जो राइटर है हमारे, वो कह रहे हैं कि कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम जरा नीचे झुक कर, मतलब हम थोड़ा सा, हमें ऐसा लगता है कि यार हम जो अपने आप को इतना अमीर समझते हैं, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम थोड़ा सा निचले दर्जे पर आकर सोचना चाहते हैं। समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति, वो क्या फील कर रहे हैं, यही इस स्टोरी में दिखाया जा रहा है, उसे समझना चाहते हैं। मैं तो मैंने यहाँ से स्टोरी से कनेक्ट करके समझाती हूँ। मतलब यहाँ एक बूढ़ी औरत होती है, उसका बेटा मर जाता है, अगले दिन ही वो खरबूजे बेचने आ जाती है, बिकॉज उसके घर में खाने के लिए भी नहीं है। उसके पोते हैं, उसकी बहू है जो कि काफी बीमार पड़ी है। अब राइटर जो है उसको देखते हैं, राइटर ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन अब जब वो उस बूढ़ी औरत को रोता परेशान देख रहा है, लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं कि पता नहीं कैसी औरत है, इसका बेटा कल मर गया और ये बेचने आ गई। तो राइटर ये कह रहे हैं कि कई बार हम नीचे झुक कर, लाइक अपनी ईगो से, अपने ये समझ के कि हम बहुत रिच है, उससे नीचे उठकर समाज की जो निचली श्रेणियां हैं उनकी अनुभूति को समझना चाहते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। आई होप कनेक्ट कर पाओगे यहाँ से। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। यानी कि जब हम मान लो वो बूढ़ी औरत रो रही है, अब राइटर है मान लो अच्छे सूट बूट में पहने हुए, तो वो जमीन में बैठ के उस बूढ़ी औरत के साथ कुछ भी शेयर करने में, उसकी फीलिंग शेयर करने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं। वो बंधन उनको लग रहा है, वो अड़चन लग रही है उनके कपड़े, कि लोग क्या कहेंगे कि भाई ऐसे पहनावे वाला आदमी ऐसे इस खरबूजे वाली बेचने के पास, खरबूजे बेचने वाली औरत के पास बैठा हुआ है। तो ये जो आपका ड्रेसिंग सेंस होता है, ये कई बार वो कह रहा है बंधन बन जाता है, अड़चन बन जाता है। ड्रेसिंग सेंस लाइक आपका पोशाक, अपने जो कपड़े पहन रखे हैं। जिस तरह वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। कैसे होते हैं, जब पतंग आप उड़ा रहे होते हो तो पतंग क्या होता है, क्या एकदम से नीचे आ जाती है वायु की लहरों पर? नहीं, वो ऐसे 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 लहराती हुई आती है। तो जिस तरह वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा मीन्स अचानक ही भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में, खास सिचुएशंस में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोके रहती है। लाइक हमें लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, है ना। हम अगर इसके पास, वो राइटर को लग रहा है मैं इस बूढ़ी औरत के पास जमीन में बैठ जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरी पोशाक ऐसी और मैं ऐसे क्या बैठा हुआ हूं। अब हमारी मेन कहानी शुरू होती है। बाजार में फुटपाथ पर खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए
रखे जान पड़ते थे। एक बाजार का दृश्य है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख भी सकते हो। एक बूढ़ी औरत है, एक डलिया में खरबूजे रखे हुए हैं जमीन पर और बिक्री के लिए मतलब बेचने के लिए। तो उस बाजार में फुटपाथ मीन्स जहाँ पे पैदल चलते हैं लोग, फुटपाथ पर कुछ खरबूजे, डलिया मीन्स लाइक अ टोकरी बास्केट में, कुछ जमीन पर और कुछ जमीन पर, उसने टोकरी के अलावा जमीन पे भी कुछ खरबूजे रखे हुए हैं, बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजों के पास एक अधेड़ मतलब मान लो कि 51 साल की औरत जो है वो रफली इतनी उसकी उम्र दिखाई गई है, और वो बेचारी बैठी हुई रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, बेचने के लिए थे, बिक्री मीन्स बेचने के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, मतलब कोई उनको खरीदने के लिए आगे ही नहीं बढ़ रहा था, कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए ऐसे, मतलब बिल्कुल अपने कपड़े से वो मुंह छिपा छिपा के रो रही है, कपड़े से मुंह छिपाए और सिर को घुटने तक रखे, मतलब घुटना होता है ना आपका, नी तक, और वो वहां पे रख के वो रो रही थी। देखो पिक्चर में भी दिख रहा होगा, देख लो घुटनों पे पैर रख के वो रो रही है, ठीक है। परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक के रो रही थी, यानी कि जोर जोर से रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे, तख्ते तख्ते मीन्स लाइक लकड़ी के टुकड़े, तो पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा यानी हेट से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। क्या बातें कर रहे होंगे, मैंने तुम्हें बता ही दिया कि इसका बेटा मर गया और ये अगले दिन ही खरबूजे बेचने आ गई। अब देखो इसकी तो कितनी स्थिति खराब है, लेकिन देखो कोई इसकी स्थिति नहीं समझ रहा, बस उसके लिए खराब खराब बातें बोले जा रहे हैं। जो आसपास की दुकान वाले थे वो तख्तों पर बैठे हुए थे, और बाजार में जितने खड़े हुए लोग थे वो लोग सब इसकी स्त्री मतलब इस स्त्री के बारे में ना बहुत ही घृणा यानी बहुत खराब खराब बातें कर रहे थे, निंदनीय बातें कर रहे थे एक तरीके से। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। यानी राइटर को जब वो उस स्त्री को देखते हैं तो बेचारे बड़े दुखी हो जाते हैं, उनको ना बहुत दुख लगता है इस स्त्री के लिए, व्यथा उठती है, मतलब एक तरीके से वो बहुत दुखी हो जाते हैं उसको देख के। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। अब राइटर को लग रहा था मैं कैसे पूछूं इनसे कि भाई ये क्यों रो रही हैं, क्या हुआ है। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई। तो फुटपाथ पे मैं उसके बगल में बैठता उसके लिए, लेकिन जो मैंने कपड़े पहन रखे थे वही मुझे व्यवधान लग रहे थे, वही मुझे एक अड़चन लग रहे थे, है ना, मेरे कपड़े की मुझे अड़चन लग रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे कपड़ों में इसके पास बैठूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, एक आदमी था वहां पे, ऐसे थूकते हुए उसने बहुत ही मतलब गंदे ढंग से बोला, बहुत घृणा से बोला, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। अब लोग देखो कितना क्रिटिसिज्म करते हैं, कोई सिचुएशन तो समझ नहीं रहा, उल्टा उस लेडी को बोल रहे हैं कि क्या जमाना आ गया है, जवान लड़का है, यंग बेटा है इसका, उसको मरे पूरा एक दिन भी नहीं बीता और ये बेहया, बेहया कौन होता है, जिसको शर्म नहीं होती। तो ये बेहया औरत दुकान लगा कर बैठी है। दूसरे साहब ने अपनी दाढ़ी को जाते हुए, मतलब वो दाढ़ी को जा रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। कहते नहीं कि आपकी नियत अगर अच्छी है तो अल्लाह आपको बहुत देगा, भगवान आपको बहुत देगा। तो ऐसे मतलब उसको ताने गस रहे हैं यहाँ पर। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी को जाते कहते ये तो हो गया था। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई यानी माचिस की जो तीली होती है उससे वो अपना कान को जा रहे थे, कान को जाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। मतलब कितनी खराब बात है, मतलब आप ये लगा लो लेवल लोगों के दिमाग का कितना खराब है। तो कान को जा रहा है और कैसे बोल रहा है, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई, बेटा बेटी तो समझ के, खसम लुगाई मीन्स हस्बैंड वाइफ, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। मतलब इनके लिए तो वो बोलते हैं कि रोटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता घर में मौत हुई है क्या हुआ है। पर परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, परचून क्या होता है, परचून का मतलब होता है देखो बेटा ऐसे दुकान जिसपे आपको आटा दाल चावल मसाले घी तेल ये सब चीजें मिलती हैं। तो ऐसे दुकान पे एक आदमी दुकानदार जो बैठा होता, और लाला जी ने कहा परचून की दुकान पे बैठे, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, यानी कि इनके लिए तो कोई मरे या जिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए उस चीज का कोई मतलब नहीं है। पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। दूसरे के धर्म ईमान का ख्याल का क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे जब किसी के यहाँ डेथ होती है ना तो 13 दिन तक उसके घर का कोई कुछ खाता नहीं है, ठीक है, उसको ज्यादा अलाउड भी नहीं होता बाहर निकलना ऐसे। तो कह रहे कि अपने मतलब अपने आके अपने हाथ के खरबूजे वो हमें खिला रही है, दूसरे के धर्म ईमान का तो ध्यान रख लेती कम से कम।
ठीक है। जवान बेटे के मरने पर तो 13 दिन का सूतक होता है। सूतक किसी को बोलते हैं, पूजा नहीं होती लोगों के घर में, इवन कपड़े भी साबुन से नहीं धुलते, बाल साबुन से नहीं धुलते, इवन शरीर भी साबुन से नहीं धोया जाता। ऐसे बहुत सारे मतलब एक तरीके से रिवाज हैं, जैसे हम बोलते हैं इसे सूतक लगना। कोई बाहर का आके आपके घर का खाता नहीं है उतने दिन, 13वें दिन भोज होता है, फिर तब खाते हैं ऐसे। तो कहते हैं कि भाई मरीजिए का कोई मतलब नहीं है, धर्मीमान का तो ख्याल रखना चाहिए, सब हो गया। हाँ ठीक है। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। और वह यहाँ सड़क पे आकर बाजार में खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, मतलब उनको लग रहा है कि 1000 आदमी आते जाते हैं, किसी को क्या, कोई क्या जानता है कि इनके घर में सूतक है, वो तो खरीद लेगा खरबूजे, उसका तो धर्मीमान खराब हो जाएगा एक तरीके से। कोई इसके खरबूजे खा ले तो बताओ भले ही उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। इस तरह से गंदी गंदी बातें उसके लिए सब बोलते जाते हैं। आगे देखते हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला उसका 23 बरस का जवान लड़का था। अब पास पड़ोस की दुकानों पे पता करते हैं, जो राइटर होते हैं वो पता करते हैं आसपास, तो पता चलता है कि भाई इसका 23 साल का 23 इयर्स का एक यंग बेटा था और उसकी मौत हो जाती है। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं, बेटे के बच्चे भी हैं, एक तरीके से बेटा बेटी बेटे के भी हैं और पत्नी भी है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन पर कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था, मतलब एक तरीके से बोता था और फसल उगाता था, ऐसे करके कचियारी करके वो परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे पर पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। तो लड़का क्या करता था, खरबूजे तोड़ के लाया और कभी तो वो खुद बैठ जाता था खरबूजे बेचने के लिए, कई बार उसकी मदर आके बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। अब सुबह सुबह क्या हुआ, मुंह अंधेरे का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। तो लड़का सुबह सुबह जो था पके हुए खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। मेड़ क्या होती है, तुम्हारा खेत मेरा खेत, जो बीच का एक मिट्टी वाला रास्ता होता है उसको बाउंड्री टाइप बना देते हैं, उसको मेड़ बोलते हैं। तो जो गीली मेड़ थी ना, उसने तरावट में, उसकी तरावट में, क्योंकि वो गीली थी तो उसकी तरावट में, उसकी नमी में हम कह सकते हैं, एक सांप जो था वो आराम कर रहा था। उस पर लड़के का पैर पड़ जाता है। सांप ने लड़के को डस लिया, सांप ने लड़के को डस लिया। अब लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा बुला लाई। देखो माँ तो पढ़ी हुई लिखी है नहीं, बहुत गरीब फैमिली की दिखाई गई है, तो यहाँ पर वो ना डॉक्टर को नहीं बुला कर लाती, यहाँ दिखाते हैं वो झाड़ फूक करते हैं ना, ओझा बाबा टाइप जो होते हैं, वो उनको बुला लाती है। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा भी हुई कि भाई नाग देवता माफ कर दें, है ना, मेरे बेटे को बचा ले, इस तरीके से पूजा भी हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए थी, तो दान दक्षिणा बेचारी गरीब औरत क्या करती, तो घर में जो कुछ भी आटा और अनाज था दान दक्षिणा में सारा ही उठ गया, मतलब सारा खत्म हो गया। अब माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना कौन है, इसके बेटे का नाम है, ठीक है। तो लड़के की जो माँ है भगवाना की, जिसकी पत्नी है, जिसके बच्चे हैं, सब लिपट लिपट कर उससे बहुत रोए। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ, फिर नहीं बोला, क्योंकि मरने के बाद तो कभी कोई नहीं बोला, है ना। तो भगवाना की भी मृत्यु हो चुकी थी तो वो भी बोला ही नहीं। सर्प के विष से उसका सारा बदन जो था काला पड़ गया था, क्योंकि सांप ने उसको डस लिया था, तो उसकी जितनी भी बॉडी थी वो पूरी की पूरी काली हो गई थी। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। एक सिचुएशन और आती है। अब देखो इतने गरीब है, इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। जिंदा आदमी तो कह रहे हैं, मतलब गरीबी का आलम देखो कि वो नंगा रह सकता है, लेकिन जब कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को कफन से ढका जाता है। तो कह रहे नंगा कैसे विदा किया जाए, तो उसके लिए तो बजाज की दुकान से, बजाज मतलब कोई दुकान वाले का बताया गया, दुकान का नाम है बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको तो कपड़ा भी देना पड़ेगा हमें, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कंकना यानी जेवर ही क्यों ना बिक जाए। छन्नी कंकना मतलब जेवर। भगवाना परलोक चला गया, यानी भगवाना जो है उसकी डेथ हो गई। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी, चूनी भूसी मीन्स जो कुछ भी बचा कुचा बचा हुआ था, सो उसे विदा करने में चली गई। मतलब घर में जो भी इनकम होगी, जो भी चीजें हैं, वो उसको विदा करने में, उसकी अंतिम यात्रा में चली गई। पैसा चाहिए था, है ना, तो सब निकल गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलखने लगे। अब देखो इंसान चला जाता है, बच्चों का पिता चला गया, लेकिन सुबह उठ के उन्हें भूख तो लगेगी, तो बच्चे जो हैं सुबह उठ के बिलखने लगे भूख से। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। अब दादी ने कहा कि ठीक है बेटा तुम खरबूजे तो लाए दो, तो खरबूजे जो थे उनके लाए हुए होंगे बेचने के लिए, तो वो उन्हें खाने के लिए दे देती है पोतों को। अब बहू जो है
उसको क्या देती। बहू का जो बदन था वो बुखार से तवे से की तरह तप रहा था, यानी कि बहू को, जो भगवाना की पत्नी है, उसका जो बदन है वो बहुत तेज बुखार में तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। देखो बेटा था तो एक उम्मीद थी कि आपका पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन अब बेटा नहीं है तो कह रहे हैं कि कौन दुअन्नी चवन्नी, मतलब उस समय के करेंसी है, अभी तो 1 रुपए से कम में कोई बात ही नहीं करता। जब ये स्टोरी लिखी गई थी तब दुअन्नी चवन्नी, चवन्नी लाइक 25 पैसा होते थे, ठीक है। तो कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंसू पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। अब जो बूढ़ी माँ थी वो, उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा था, मैं कहाँ से लाऊं किसी के लिए खाने के लिए, बहू इतनी बीमार है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, सिचुएशन संभालने की। तो उसने कहा कि दुख को उसने अपना एक साइड किया और बेचारी खरबूजे बटोर लाई, जो भगवाना जो तोड़ रहा था ना उन्हीं को समेट लाई, और मतलब वो चली गई बाजार में बेचने के लिए। बढ़िया खरबूजे के बेचने का साहस करके आई थी, मतलब बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, मतलब बहुत हिम्मत चाहिए। उसका बेटा मर गया, सोच के देखो कैसी कितनी कितनी मतलब कैसी सिचुएशन होगी है उस बेचारी के लिए, है ना। अब बुढ़िया रोते रोते, आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। चारा भी क्या था, बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने तक टिकाए बेचारी फफक फक के रो रही थी। इस तरीके का मतलब इतना ज्यादा उसे दुख हो रहा था। बुढ़िया खरबूजे, सॉरी, कल रात जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। मतलब हाय रे पत्थर दिल, मतलब लोग बोल रहे हैं उसको कि कल तो उसका बेटा चल बसा है, आज ही बाजार में सौदा बेचने आ गई, कितनी पत्थर दिल औरत है। क्या वो पत्थर दिल औरत थी बच्चों? नहीं, बेचारी मजबूर औरत थी। उस पुत्र वियोगिनी का दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगे। अब राइटर क्या होते हैं, यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पुत्र वियोगिनी यानी पुत्र के वियोग में, पुत्र से अलग होकर जो दुख है, उस दुख का अंदाजा लगाने के लिए कि ये कितनी दुखी होगी, राइटर ना एक इंसिडेंट सोचते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, इनके पड़ोस में भी एक औरत का बेटा मर गया था, और दुखी जो माँ थी उसकी बात वो सोचने लग जाते हैं। वो संभ्रांत महिला थी, संभ्रांत मीन्स पैसे वाली होगी, अच्छी प्रॉस्परस लेडी होगी। पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक, यानी 2.5 मास तक तो वो पलंग से भी नहीं उठी थी। अब राइटर ये सोच रहे हैं बेचारी अगले दिन ही आ गई है बेचने, कितनी दुखी होगी। जो मेरे यहाँ तो पिछले साल जो पड़ोस में एक औरत का बेटा मरा था, वो तो 2.5 महीने तक बिस्तर से भी नहीं उठ पाई थी दुख के कारण। अब 15-15 मिनट में पुत्र वियोग से उन्हें मूर्छा भी आ जाती थी, एवरी 15 मिनट्स में तो वो बेहोश हो जाती थी, पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी, और आंखों से आंसू रुक सकते थे, ना ही उनकी आंखों से आंसू रुक सकते थे, यानी कि वो बस रोती जाती थी, रोती जाती थी। 2-2 डॉक्टर हरदम उनके सिरहाने यानी सिर के पास बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी उनके सर पर, जिससे कि मतलब वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। डॉक्टर उनके सर पे बर्फ वगैरह रखते होंगे। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे, मतलब जितने भी शहर के लोग थे उस लेडी का दुख देखकर, उस लेडी का पुत्र शोक को देखकर, पुत्र शोक मीन्स दुख, पुत्र से अलग होने का जो दुख है उससे द्रवित हो उठते थे। मतलब जैसे बहुत ही आप भी दुखी हो गए एक तरीके से, उसे द्रवित होना कहते हैं, जब आप किसी के दुख को फील कर लेते हो। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, जब आपके मन को ये नहीं समझ आता कि भाई क्या करे कैसे करे, तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। यानी आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप इस सिचुएशन में क्या करो। बूढ़ी औरत की सिचुएशन भी बिल्कुल वैसी थी, तो उसको सिचुएशन ही नहीं समझ में आ रही मैं कैसे संभालू सब कुछ, तो वो आ गई बेचने के लिए। उस हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। अब मन को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, यहाँ राइटर के लिए आ रहा है, और बेचैनी से मेरे कदम तेज हो जाते हैं। अब मैं नाक को ऊपर उठाए थोड़ा ठोकरे खाता हुआ चला जा रहा था और सोच रहा था। राइटर को बहुत दया आ रही है इस लेडी पर। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो राइटर को लग रहा है कि भाई दुखी भी कौन हो सकता है, जो मतलब प्रॉस्परस हो एक तरीके से। गरीब आदमी तो बेचारा दुख भी नहीं अपना व्यक्त कर पा रहा, लोग उसे अपना दुख भी एक तरीके से व्यक्त करने का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, या वो कितना दुखी है कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, तो दुखी होने का अधिकार भी उसे नहीं दिया जा रहा है एक तरीके से। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म। अब अगली वीडियो में मैं इसके कराऊंगी आपको क्वेश्चन आंसर्स। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है हम
फेस कैम वीडियो में करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या उनके उत्तर हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।